नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम में। बच्चों, मैं एक बात बता दूं आपको कि बहुत जल्दी एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी और उसके साथ साथ हमेशा आरआरबी जेईटी वैकेंसी आती है। आप चाहे 2018 की बात करिए, 2014 की बात कीजिए, सेम तरीके से 2023 में भी देखिएगा एलपी टेक्नीशियन और आरआरबी जेईटी वैकेंसी साथ में आएगी। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो, बहुत सारे बच्चे जो आईटीआई कर रखे हैं, डिप्लोमा कर रखे हैं, बीटेक कर रखे हैं, वो तो एएलपी का फॉर्म भरेंगे। लेकिन जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है और बीटेक कर रखा है, वो एएलपी के साथ साथ आरआरबी जेईटी फॉर्म भरेंगे और उन दोनों की तैयारी बहुत ज़्यादा अलग नहीं है ना। लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि हमें देखना पड़ेगा कि अगर हमारी ट्रेड या ब्रांच बोल दीजिए मैकेनिकल है तो मैकेनिकल से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप आरआरबी जेईई का फॉर्म डालने वाले हैं, वो भी मैकेनिकल ब्रांच से, तो क्या सिलेबस होता है। सिलेबस एक तो मैं बता दूंगा, साथ साथ मैंने 3-4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं और उन 3-4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद आपको ये पता चलेगा कि उन क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा रहता है, आप क्या तैयारी कर सकते हो या फिर नहीं। ओके, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मैकेनिकल जेईई का क्या सिलेबस होता है आरआरबी जेईई में। तो बच्चों, यहां पर मैं कंप्लीट सिलेबस की बात करूंगा और साथ साथ 2-4 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की बताऊंगा कि हाँ कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो बच्चों, मैं जब भी कभी आरआरबी जेईई सिलेबस की बात करता हूँ, यानी मैकेनिकल जेईई सिलेबस की बात करता हूँ, स्पेशली मैकेनिकल, धीरे धीरे मैं आपको सिविल का और इलेक्ट्रिकल का भी वीडियो दे दूंगा। तो अगर मैं मैकेनिकल जेईई की बात करता हूं बच्चों, तो मैकेनिकल जेईई में ये केवल और केवल 10 किताबें हैं जो आपकी पूछी जाती है। अच्छा, मैंने मैकेनिकल क्यों ही चुना, क्योंकि मेरा बीटेक मैकेनिकल से है ना, और मुझे पता है कि मैकेनिकल में मैंने पिछले 10 साल मैकेनिकल जेईई पढ़ाया है। तो मुझे पता है कि मैकेनिकल जेईई में क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता है और किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला जो पार्ट है, सबसे पहली जो किताब है, उसका नाम है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। बच्चों, पिछले साल का जो पेपर था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, उसमें सबसे आरआरबी जेईई का, उसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा थे। मतलब लगभग जो है 15 से 20 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के थे। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन कठिन भी थे, कुछ आसान भी थे। फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा पूछा गया था, ध्यान रखना, इसमें कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो सिर्फ फ्रिक्शन के थे। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके बाद है मटेरियल साइंस, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। थोड़ा सा हीट ट्रीटमेंट से पूछ लेगा कि हीट ट्रीटमेंट क्या होता है। इसके अलावा हीटिंग प्रोसेस पूछ लेगा कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या होते हैं। थोड़ा बहुत बातें क्रिस्टल स्ट्रक्चर से पूछ लेगा। यानी 4 से 5 क्वेश्चन ही, यानी 5 से 6 क्वेश्चन मटेरियल साइंस से पूछेंगे। मॉस या सॉम बोलते हैं, हो सकता है आपने इसको मॉस पढ़ा हो, है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड पढ़ा हो, या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा हो। बच्चों, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ध्यान रखना है, इसमें से 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना इससे, वो बच्चों पूछे जाते हैं बीम के, चाहे वो एसएफडी का क्वेश्चन हो या फिर बीएमडी का क्वेश्चन हो या फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से क्वेश्चन हो। तो कहने का मतलब ये है कि एसएफडी बीएमडी बीम वाला जो चैप्टर होता है वो सबसे ज्यादा आता है। एक और चैप्टर इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है, उसका नाम है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, जो आपका पहला चैप्टर होता है। ईजीके में रिलेशन क्या होता है, उससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो 10 से 15 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। मशीनिंग प्रोसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। मशीनिंग प्रोसेस से कम 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 15 से 20 क्वेश्चन मशीनिंग प्रोसेस से देखने को मिल सकते हैं, है ना। वेल्डिंग से बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलेंगे, सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन ही वेल्डिंग से देखने को मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, वेल्डिंग छोटा भी टॉपिक होता है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं होता, लेकिन मशीनिंग प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। एक्चुअली में इसमें आप मेटल कटिंग भी पढ़ लेते हो, रेट एंगल क्या होता है, साइड रेट एंगल, टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन क्या होती है ना, कूलेंट के बारे में पढ़ लेते हैं, टूल्स के बारे में पढ़ लेते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। तो कहने का मतलब ये है कि मशीनिंग प्रोसेस एक बड़ा चैप्टर होता है और ध्यान रखना इसमें से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। फिनिशिंग प्रोसेस, वैसे फिनिशिंग प्रोसेस का मतलब होता है कि ये कोई मटेरियल रिमूवल प्रोसेस नहीं होते, इसमें मटेरियल बहुत कम निकलता है, इसीलिए इनको बोलता है फिनिशिंग प्रोसेस। जैसे कि लैपिंग, होनिंग, ग्राइंडिंग, ये सब फिनिशिंग है। लेकिन फिनिशिंग प्रोसेस में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, आए थे पिछली बार, वो आए थे ग्राइंडिंग से, और ग्राइंडिंग से ही 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, बाकी लैपिंग, होनिंग से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे। और इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे ग्राइंडिंग से। ग्राइंडिंग व्हील का नोमेनक्लेचर होता है ना, कि एक ग्राइंडिंग व्हील का नोमेनक्लेचर होता है, उसमें हमें बताना पड़ता है कि ये कोर्स ड्रेन है कि फाइन ड्रेन है, ड्रेन साइज क्या है, समझो बात को।
तो 4 से 5 क्वेश्चन केवल ग्राइंडिंग व्हील के नोमेनक्लेचर से आए थे। मेट्रोलॉजी, लिमिट, फिट, टॉलरेंस, गेज वगैरह इसमें पूछे जाते हैं। गेज के साथ साथ इसमें बहुत सारे जो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि वर्नियर कैलिपर हो गया, स्क्रू गेज हो गया, है ना, रेडियस गेज हो गया, फिलर गेज हो गया। इनका काम क्या होता है, इनका लीस्ट काउंट क्या होता है बच्चों, इससे क्वेश्चन आते हैं, है ना। इसमें से क्वेश्चन आपको ठीक ठाक देखने को मिल सकते हैं, मतलब 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। थर्मल वैसे है तो बहुत बड़ा चैप्टर, ज्यादा क्वेश्चन आने चाहिए, लेकिन पिछली बार थोड़ा सा कम आए थे, इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे, सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 क्वेश्चन ही पूछे रहे थे पिछली बार। मतलब मैं मान के चलूँ तो थर्मल इतना बड़ा टॉपिक है ना, उसमें रेफ्रिजरेशन भी आ जाता है, एयर कंडीशनिंग भी आ जाता है, आईसी इंजन खुद में एक बड़ा चैप्टर हो जाता है, थर्मोडायनेमिक्स हो जाता है, थर्मल इंजीनियरिंग हो जाता है, तो आना तो बहुत कुछ चाहिए था, लेकिन 10 से 12 क्वेश्चन ज़्यादा के हिसाब से बहुत कम है। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, बिल्कुल न्यूमेरिकल आए थे भाई 4 से 5, पिछली बार न्यूमेरिकल आए थे कम से कम 4 से 5। जबकि फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें, यस पिछली बार इससे क्वेश्चन आए थे, बड़ा चैप्टर होता है ये भी। फ्लूइड मैकेनिक्स और मशीनरी, इसको मिला के कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन थे, 15 से 20। मतलब यही टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते बच्चों, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर आपका मैकेनिकल जेईई का जो कंप्लीट सिलेबस है ना, वो बस इन्हीं टॉपिक के अंतर्गत है। बता दें सीबीटी 2 पे 100 क्वेश्चन में मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूछा जाएगा, मतलब सीबीटी 2 पूरा 150 क्वेश्चन का आता है, लगभग 2 घंटे का समय मिलता है। लेकिन मैकेनिकल जेईई के जो क्वेश्चन होंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्वेश्चन होंगे, वो 100 क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट में सॉल्व करने। अगर आपने इस 90 मिनट में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, हालांकि 90 मिनट में 100 और बाकी वो जो 30 मिनट बचा ना, मैंने कहा कि सीबीटी 2 जब होगा इसका बच्चों, तो वो होगा 150 क्वेश्चन का, और 150 क्वेश्चन में से 150 क्वेश्चन जो सॉल्व करने होंगे बच्चों, वो सॉल्व करने होंगे 120 मिनट में, है ना। तो बाकी 100 क्वेश्चन जो है वो लगभग 90 मिनट के आसपास पड़ा, ठीक है। ये अप्रॉक्स मैं बता रहा हूं, आप इसमें वैसे सारे क्वेश्चन तो मिथ्स आते हैं, सारे क्वेश्चन मिथ्स आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सारे मैकेनिकल जेईई क्वेश्चन मेरे बीच बीच में रहेगा, ठीक है। लेकिन रेशियो यही रहेगा कि 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने, तो आप मान के चलो ना कि 100 क्वेश्चन 90 मिनट में और बाकी 50 क्वेश्चन 30 मिनट में निपटा देना, ठीक है। तो मैकेनिकल जेईई में मैंने टॉपिक वाइज बता दिया कि किससे कितने नंबर क्वेश्चन आते। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि पिछली बार 1-2 क्वेश्चन ले लेता हूं कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए, ये हमारा आरआरबी जेईई 31 अगस्त 2019 का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को थोड़ा देखिए, इसी तरह के क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन पता है कौन से टॉपिक से, ये सॉम से। क्वेश्चन देखिए क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर सेक्शन हैविंग विड्थ b and depth d about an axis passing through its center of gravity and parallel to its depth, पैरेलल टू डेप्थ। तो अगर मैं यहां पर पैरेलल टू डेप्थ बोल दिया, यहां पर मैं एक सेक्शन बना दूं, इस तरीके से देखिए मैंने एक सेक्शन बना दिया सर, यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने एक सेक्शन बना दिया, ये रहा सेक्शन। और इन्होंने क्या बोला सर, इन्होंने बोला कि ये तुम्हारा बी मान लीजिए और इसके बाद ये क्या मान लीजिए, डी मान लीजिए, डेप्थ। एक ऐसी एक्सिस खींचिए जो पैरेलल टू डेप्थ है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जा रही है। तो बच्चों सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीचों बीच होता है, पैरेलल टू डेप्थ भी बोला गया है, तो ये कह सकते हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी हो गया, पैरेलल टू डेप्थ हो गया। इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, ठीक है। तो आप लोग ये मॉस में पढ़ते हो कि किसी भी रेक्टेंगुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है बच्चों, वो होता है 1/12 BD3। अरे होता है ना, बट मैं आपको बता दूं, ये जो B होता है ना, B वो एक्सिस के पैरेलल डिस्टेंस होती है, लेकिन यहां तो एक्सिस के पैरेलल D है, एक्सिस के पैरेलल D है, इसीलिए B की जगह पे तुम्हें D करना पड़ेगा बच्चों, और D की जगह पे B करना पड़ेगा, यानी इसका सही आंसर ये हो जाएगा। सर इसका जो सही आंसर होगा वो 1/12 DB3 होगा। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा इसका, DB3/12, ये हो जाएगा ऑप्शन। समझ रहे हैं बात को? तो हर बार 1/12 BD3 हो ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा कई बार ये 36 वाला भी आपने पढ़ा होगा, 36 वाला पता कहां पढ़ा होगा, ट्रायंगल में। अगर मैं ट्रायंगल का जो बेस है वो B मान लूं और ट्रायंगल की जो डेप्थ है, गहराई, उसे D मान लूं,
तो ट्रायंगल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो एक्सिस जाती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो एक्सिस जाती है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है BD³/36। समझो? तो कहने का मतलब ये है कि इनमें से सारे के सारे ऐसे ऑप्शन रहेंगे जो आपको बड़ा कंफ्यूज करेंगे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कौन सा उत्तर देना। अब ये देखिए ना, मोस्ट सवाल है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ रखा है तो आपको ये वाले सब क्वेश्चन सॉल्व करना आना ही चाहिए ना। अब जैसे कि ये वाला सवाल देखो, एक और खास बात होती है, जब आप आरआरबी जेईई का एग्जाम देने जाते हैं बच्चों, तो आरआरबी जेईई का एग्जाम देते समय आपको कैलकुलेटर अलाउ होता है। हालांकि आपको कैलकुलेटर लेके नहीं जाना है, आपको सिस्टम में मिलेगा, आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि ये वाला सवाल देखिए, बिना कैलकुलेटर से नहीं सॉल्व होगा। इन एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल द कंप्रेशन रेशियो इज 7, द एफिशिएंसी ऑफ दिस साइकिल। तो मेरे भाई ये बताओ, अगर ऑटो साइकिल की दक्षता की बात करते हैं तो 1-1/RC की पावर Γ-1 ये होता है। 1-1/RC की पावर Γ-1 ये होता है। अब आप मुझे बताइए, ये ऑटो साइकिल की दक्षता होती है। अगर आपने ऑटो साइकिल नहीं पढ़ा तो देखो मैं पीवी डायग्राम जल्दी से बना देता हूं। आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, इंपॉर्टेंट है ना। ऑटो साइकिल में क्या होता है, 1 से 2 एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है, फिर 2 से 3 हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, 3 से 4 एडियाबैटिक एक्सपेंशन और 4 से 8 होता है हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, यही है तुम्हारा ऑटो साइकिल। और ऑटो साइकिल का ये कौन सा डायग्राम बना है बच्चों, ये बना है पीवी। तो ऑटो साइकिल का ये पीवी डायग्राम है, और ध्यान रखना इसकी दक्षता का फॉर्मूला ये होता है, प्रूफ किया जाता है, बड़े आराम से प्रूफ हो जाता है। आरसी को बोलते हैं कंप्रेशन रेशियो। इन्होंने सवाल में देखो आरसी बराबर 7 दे दिया। ओके, तो आप मुझे बताइए, अगर मैं आरसी की वैल्यू को 7 रख दूं, अच्छा Γ-1, तो बच्चों ये एक एयर स्टैंडर्ड साइकिल है। एयर स्टैंडर्ड साइकिल में हम लोगों को गामा जो लेना होता है बच्चों, वो एयर का लेना होता है, और एयर का गामा होता है 1.4, है ना। एयर का गामा कितना होता है 1.4, तो 1.4 - 1 करेंगे तो 0.4 बचेगा, 7 की पावर 0.4। अब आप ये बताओ, ये कैलकुलेशन आप बिना कैलकुलेटर की मदद से नहीं सॉल्व कर सकते, क्लियर है ना। तो नहीं सॉल्व कर सकते तो कैलकुलेटर है ना आपके सिस्टम में, सॉल्व कराइए, और इसके बाद इसका जो अप्रोक्स आंसर आ जाएगा वो 54% के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। तो मेरे कहने का अर्थ ये है ना कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको समझना है कि कैसे इनके सोल्यूशन देने हैं। तो कैलकुलेटर अलाउ है, ध्यान रखना। अब ये देखिए, एक और मैंने क्वेश्चन लिया है, फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। एक्चुअली में फ्लूइड मैकेनिक्स में आप एक चैप्टर पढ़ते हो डायमेंशनलेस एनालिसिस, जिसमें आप लोग डायमेंशनलेस नंबर पढ़ते हो, वेबर नंबर, मैट नंबर, आइलर नंबर हैं, फ्रूड नंबर, रेनॉल्ड नंबर, समझो बात को। बस उन्हीं नंबर्स पे बेस्ड ये वाला क्वेश्चन है। तो जब आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हो तो वहां पर आपको ये पढ़ाया जाता है, ध्यान से सुनना, कि हमारे पास किसी बहते हुए द्रव में 5 तरह के फोर्स, 6 तरह के फोर्स काम करते हैं, IVGSPE। किसी बहते हुए द्रव में ये 6 तरह के फोर्स काम करते हैं। I से इनर्शिया, V से विस्कस, G से ग्रेविटेशन, S से सरफेस टेंशन, P से प्रेशर और E से इलास्टिक। समझ बात को। और इसी में आपको सारी नंबर्स पढ़ाई जाती हैं। जैसे कि सबसे पहली होती है रेनॉल्ड नंबर, है ना, रेनॉल्ड। दूसरा फ्रूड नंबर, दूसरा कौन सी होती है सर, दूसरी होती है फ्रूड नंबर, ठीक है। फिर अगली होती है तुम्हारी वेबर नंबर, फिर अगली कौन सी होती है, अगली होती है आइलर नंबर। मैं इधर लिख देता हूं वेबर और इधर लिख देता हूं तुम आइलर, ये सर आइलर नंबर, ओके। और उसके बाद अगला होती है तुम्हारी मैट नंबर। इस तरीके से आपको ये नंबर पढ़नी होती है। तो बड़ा आसान होता है यार। कैसे, IVGSP याद कर लो, इनर्शिया, विस्कस, ग्रेविटेशन, सरफेस टेंशन, प्रेशर और इलास्टिक। तो रेनॉल्ड नंबर क्या होता है सर, रेनॉल्ड देखो हर एक में ऊपर इनर्शिया होगा, चाहे कोई भी नंबर हो ऊपर इनर्शिया फोर्स होगा, कोई भी नंबर हो ऊपर इनर्शिया फोर्स होगा। आइलर नंबर में भी ऊपर इनर्शिया फोर्स होगा, मैट नंबर में भी ऊपर इनर्शिया फोर्स होगा। लेकिन लाइन से बाकी सब और आगे लगा दो, नीचे डिवाइड कर दो। यानी रेनॉल्ड नंबर होता है इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, फ्रूड नंबर होता है इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटेशन फोर्स, वेबर नंबर होता है इनर्शिया फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन फोर्स। समझो बात को। आइलर नंबर होता है इनर्शिया फोर्स अपॉन प्रेशर फोर्स, है। मैट नंबर इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स।
पहले वाले में आपको अंडर रूट नहीं लगाना, बाकी सब में क्या करना है सर, बाकी सब में अंडर रूट लगा दीजिए, बाकी सब में अंडर रूट लगा दीजिए, बस। अब इसी के आधार पर इन्होंने क्वेश्चन पूछा, द स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू इलास्टिक, इनर्शिया फोर्स टू इलास्टिक, मैथ नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हालांकि मैथ नंबर की मदद से हम लोगों को पता चलता है कि फ्लो सुपरसोनिक है कि सोनिक है कि हाइपरसोनिक है ना। तो ये सारी की सारी नंबर किसी न किसी चीज की जानकारी देती है। रेनॉल्ड नंबर हमें बताता है कि फ्लो हमारा लेमिनार है कि टर्बुलेंट है। ओके, हर एक नंबर कुछ ना कुछ बच्चों बताता है, इस बात को याद रखिएगा। क्लियर है ना बात को। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बड़े आराम से आप पढ़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पता है इसमें एक गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है मैं आपको बताता हूं। देखो, जब आप एएलपी के सीबीटी 1 को पेपर दोगे, एएलपी का सीबीटी 1, उसमें 40% पासिंग है, मतलब आपने पास कर लिया, आप आगे सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई हो गए, ठीक है। लेकिन आरआरबी जेई में ऐसा नहीं है। आरआरबी जेई का जो सीबीटी 1 होता है बच्चों, उसमें 30 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 25 रीजनिंग के आएंगे, 15 जीके जीएसटी और 30 क्वेश्चन साइंस के। बच्चों ये जो पैटर्न है ना, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन का होता है। और ध्यान रखना, इसका जो आरआरबी जेई का सीबीटी 1 होता है बच्चों, वो होता है 90 मिनट का। सीबीटी 1 90 मिनट का सीबीटी 1, और सीबीटी 2 हो रहा था 150 क्वेश्चन का 120 मिनट का है। लेकिन ये जो 100 क्वेश्चन का 90 मिनट 100 क्वेश्चन करने ना, ये पासिंग नहीं है। मतलब पासिंग तो है, पासिंग के साथ साथ आपको इसमें मेरिट भी बनानी पड़ेगी, बिना मेरिट के काम नहीं चलेगा। पिछली बार ज्यादातर जोन में जो मेरिट गई थी, कट ऑफ गई थी, वो 60+ गई थी। मतलब अगर आप जो है इसमें सीबीटी 1 को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको सीबीटी 1 में कम से कम 60+ स्कोर करना ही पड़ेगा, तब कहीं जाके आप सीबीटी 2 में पहुंचोगे। ज्यादातर जोन की मैं बात कर रहा हूं, है ना। निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो मैथ में कम से कम 25 कर सकते हैं, रीजनिंग में कम से कम 20 कर सकते हैं, है ना। जीके जीएस में मैं मान लेता हूं 5 कर लेंगे, साइंस में कम से कम 25 कर सकते हैं। आज ये टारगेट करके चल रहे हैं, बड़े आराम से सीबीटी 1 क्वालिफाइंग हो जाएगा। लेकिन ये तब जब आपको ये सारे सब्जेक्ट आते हैं। मान लीजिए अगर ये सब्जेक्ट नहीं आते तो क्या, तो बच्चों आप इन सब्जेक्ट की तैयारी पहले कीजिए। देखो है क्या ना, एएलपी में तो ठीक है, 12 पासिंग है, लेकिन आरआरबी जेई में 12 पासिंग नहीं, मेरिट डिसाइड करेगा। आप सीबीटी 1 भी नहीं निकाल पाओगे। इसलिए मेरे हिसाब से आपको पहले सीबीटी 1 की तैयारी करनी चाहिए, पहले सीबीटी 1 की, और सीबीटी 1 के बाद फिर आप बाद में जो है ब्रांच वाइज पेपर की तैयारी कीजिए, वो आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा। तो हम लोग के एप्लीकेशन पे, माई पाठशाला के एप्लीकेशन पे सीबीटी 1 का कंप्लीट कोर्स चल रहा है अभी। तो आपको करना क्या है, अगर आप सीबीटी 1 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे जाके माई पाठशाला का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। जब आप वहां माई पाठशाला का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो सीबीटी 1 का कंप्लीट फाउंडेशन बैच आपको दिखाई देगा, मैथ, रीजनिंग, साइंस और बच्चों जीके जीएस। अच्छा, ये दाम आपको 600 रुपए दिखाई दे रहा है, एक्चुअली में 600 रुपए नहीं है, डिस्काउंट हो चुका है ना। और ये डिस्काउंट आज ही हुआ है। रेगुलर दाम 600 रुपए है, लेकिन आपको ये डिस्काउंट के तौर पे मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 399 में। तो आप सोच के देखिए, मतलब ये तो सर्वर की कॉस्ट भी नहीं निकल पाएगी इतने में, है ना। आप सोच के देखिए, 100 घंटे का आपको मैथ, लगभग 80 घंटे का रीजनिंग, ओके, लगभग 120 घंटे का जीके जीएस, इसके अलावा जो है साइंस, लगभग 100 घंटे प्लस साइंस। ये सारा का सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ 399 में। तो पहले आप सीबीटी 1 की तैयारी कर लो एप्लीकेशन से। और ये फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच का मतलब ये है कि अगर आपको साइंस की थ्योरी नहीं आती, आपको नहीं पता कि कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर कैसे इमेज फॉर्म करते हैं, आपको नहीं पता पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट क्या, आपको मैथ का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो पहले आप इसका बेस क्लियर कीजिए, तब आप इसके अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे बच्चों। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि सिर्फ यूट्यूब की प्रैक्टिस करने से सिलेक्शन हो जाता है, तो ये थोड़ा सा आपका गलत फहमी है। हाँ होता है, लेकिन कब, जब आपका पहले से मजबूती हो, बेस क्लियर हो। तो बेस नहीं क्लियर है तो आप फाउंडेशन बैच को लेकर पहले बेस क्लियर कर लो। लेना कैसे है, माई पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहां पर आपको ये बैच दिखाई दे जाएगा। नहीं तो आपको मैं टीम का नंबर दे देता हूँ 6393-125-760, और मैं अपना पर्सनल नंबर भी दे देता हूँ 9807-913144। अगर किसी भी तरह के कोई गाइडेंस की जरूरत है तो मेरे पर्सनल नंबर पे फोन करके आप ले सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, बैच से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड,
या फिर मैकेनिकल जेईटी सिलेबस से रिलेटेड, तो भी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों पहले आप सीबीटी 1 की तैयारी कीजिए, उसके बाद हम लोग सीबीटी 2 को भी स्टार्ट करेंगे बड़े जोर शोर के तरीके से, और पहले आप सीबीटी 1 को पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सब लोग इस वीडियो में जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको क्या क्या डाउट है। अगर मेरी तरफ से कोई डाउट नहीं दूर हो पाया आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।